अपमानजनक। आयतुल्लाह खामेनेई छुप गए हैं। यह कदम ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अनचाहे आंकड़े लीक करने के बाद उठाया गया। दुनिया ने देखा कि 2 दिन में ही 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए। परिणामों और अमेरिकी हमले के डर से सर्वोच्च नेता ने सत्ता बेटे को सौंप दी और खुद सुरक्षित बंकर में चले गए। तो आइए अब इस रिपोर्ट पर नज़र डालते हैं। इंटरनेट बंदी के बावजूद ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के 2 वरिष्ठ अधिकारियों ने टाइम मैगजीन से संपर्क किया। उन्होंने ऐसे आंकड़े साझा किए जो खामेनेई को रिपोर्ट हो रहे हैं, जिनके अनुसार 1000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, और यही बात इसे लगभग समझ से बाहर बना देती है। इन मौतों में से अधिकांश सिर्फ 2 दिनों में हुई, जनवरी और 9 जनवरी को। ऐसी किसी भी तुलना के लिए हमें 1941 तक पीछे जाना पड़ेगा, जब नाजी मौत दस्तों ने सिर्फ 2 दिनों में बाबी यार में 33,000 यूक्रेनी यहूदियों की हत्या कर दी थी। वही एकमात्र तुलना है एक नाजी नरसंहार। अब इस्लामिक रिपब्लिक भी उसी श्रेणी में है, फिर भी संयुक्त राष्ट्र कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। यह घटना हुए 2 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं और संयुक्त राष्ट्र ने सिर्फ 2 दिन पहले एक विशेष बैठक की। यह कहना सुरक्षित है कि लोग बहुत नाराज थे। सिर्फ वही कहानी सुनिए जो मानवाधिकार समूह ने बैठक में साझा की थी। मिस्टर प्रेसिडेंट, हाई कमिश्नर, सम्मानित प्रतिनिधियों, ईरान के लोग एक बुरे सपने से गुजर रहे हैं। मैं एक परिवार की कहानी साझा करना चाहता हूं जिन्होंने अपने बेटे को 3 दिन तक ढूंढा। वह तेहरान की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए घर से निकला था, लेकिन परेशान हालत में कभी वापस नहीं लौटा। उसके माता पिता ने पहले अस्पतालों में तलाश की, जहां कई घायलों को अगवा कर मार दिया गया। उससे न मिलने पर वे अगली बार कुख्यात करिजक मुर्दा घर गए। उन्होंने काले प्लास्टिक बैगों में अनगिनत लाशों के बीच खोजबीन की, जो गोली के घावों से क्षत विक्षत थीं और बिना किसी सम्मान के फर्श पर कचरे के ढेर की तरह फेंक दी गई थीं। शोकाकुल परिवारों को जो अपने प्रियजनों के शव लेना चाहते हैं, उनसे कहा जाता है कि वे अपने प्रियजनों को मारने में इस्तेमाल हुई गोलियों के लिए भारी रकम चुकाएं। कुछ लोगों को मजबूर किया जाता है कि वे अपने बच्चों की हत्या के लिए काल्पनिक आतंकवादियों को दोष दें। उम्मीद और डर साथ थे जब माता पिता बारी बारी से काले बैग खोल रहे थे। उनकी तलाश व्यर्थ नहीं थी। उन्होंने बेटे को जीवित पाया। वह चमत्कारिक रूप से गंभीर गोली लगने के बावजूद जीवित बच गया था। 3 दिनों तक बॉडी बैग के अंदर बिना हिले डुले पड़ा रहा, सिर में आखिरी गोली मारकर हत्या से बचने के लिए मरा हुआ होने का नाटक करता रहा। सोचिए उन माता-पिता ने कितनी राहत महसूस की होगी। अधिकतर लोगों के लिए ऐसा चमत्कार नहीं होता। खोज दुख में खत्म होती है। ये हैं वो नर्क जैसे दृश्य जिनका आज अनगिनत ईरानियों को सामना करना पड़ रहा है। जब इस बर्बरता का सच सामने आया, इसी समय खामेनेई ने खुद को छुपा लिया, क्योंकि यह सिर्फ दमन नहीं बल्कि योजनाबद्ध सफाया था। वे सभी को गोली मार रहे थे और सुरक्षा बल घायल लोगों को मरने के लिए छोड़ रहे थे, जैसा आपने सुना। उन्होंने एम्बुलेंसों को भी प्रदर्शनकारियों तक पहुंचने से रोक दिया। अस्पतालों को घायल लोगों का इलाज न करने का आदेश मिला, जिससे लोग सड़कों पर खून बहाते रहे और मदद भी रोकी गई। अब यहाँ से स्थिति और भी खराब होती जाती है। दुर्भाग्यवश जैसे ही हम उस घटना पर विस्तार से बात करते हैं, YouTube हमारे वीडियो सीमित कर देता है। 2 दिन पहले भी ऐसा हुआ, और जब किसी वीडियो को सीमित कर दिया जाता है तो आप में से कम लोगों को वह आपके होम स्क्रीन पर दिखाई देता है, और इसका मतलब है कि आप लोगों के लिए जो खबर हमने बनाई है वह आप तक नहीं पहुंचती। अगर आप कर सकें तो नीचे सब्सक्राइब बटन दबाएं, इससे हमें एल्गोरिदम में मदद मिलती है। अब चौंकाने वाली रिपोर्ट पर आते हैं। यह ईरान के एक मुर्दा घर के अंदर से है। कल हम मुर्दा घर के अंदर एक शव लेने गए थे। आप साफ साफ आवाजें सुन सकते हैं। कई लोग मदद के लिए पुकार रहे हैं। उन्हें घातक इंजेक्शन दिए जा रहे हैं और अभी भी बचाए जा सकने वाले लोगों को मारा जा रहा है।
नरसंहार जारी है। इसी कारण संयुक्त राष्ट्र की बैठक में लोग नाराज थे। यही उनका संदेश था। सुनिए। मिस्टर प्रेसिडेंट, ईरान के डॉक्टरों के अनुसार 20,000 प्रदर्शनकारियों की हत्या और 3,30,000 घायल हुए हैं। ये आंकड़े हैरान करने वाले और मानवता के खिलाफ हैं। तो आज का सत्र स्वागत योग्य है, लेकिन ईमानदारी से कहें तो यह बहुत कम है और बहुत देर से है। ईरानी लोगों को जानने का हक है क्यों परिषद 3 हफ्तों से चुप रही। हम संयुक्त राष्ट्र के 87 मानवाधिकार विशेषज्ञों से पूछते हैं, 2 हफ्ते से ज्यादा आप चुप क्यों थे? 13 जनवरी को बयान आया, 87 में से सिर्फ 5 विशेषज्ञों ने हस्ताक्षर किए। हर दिन हमने कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों की हत्या के 5 दिन बाद दमन शुरू हुआ। मैंने एग्नेस कालीमार्ट से पूछा, इसी आप चुप क्यों हैं, जो पहले संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत थीं और अब एमनेस्टी इंटरनेशनल की प्रमुख हैं। जनवरी 2020 में अमेरिका ने IRGC के प्रमुख कासिम सुलेमानी को मार गिराया, जिसकी उन्होंने कुछ घंटों में निंदा की। जब निर्दोष ईरानी प्रदर्शनकारियों का नरसंहार किया जा रहा है तो इतनी जल्दी प्रतिक्रिया क्यों नहीं? इस कमरे से बाहर हम मीडिया, हॉलीवुड सेलिब्रिटीज, कैंपस प्रदर्शनकारियों व जनमत संगठित करने वालों से पूछते हैं, आप चुप क्यों हैं? इसका जवाब स्पष्ट लेकिन असहज है। ईरान का विरोध आंदोलन इस्लामी तानाशाही के खिलाफ है, जो प्रिय कथा में नहीं आता, इसलिए नजरअंदाज होता है। हम कहते हैं, आपकी चुप्पी ने ईरानी जाने ली। अब या तो ईरानियों की रक्षा करें या अपनी असफल सोच पर अड़े रहें। इतिहास देख रहा है। हम जानते हैं कि यह सब ऊपर से आया था। ईरानी अधिकारियों ने अब पुष्टि की है कि खामेनेई ने व्यक्तिगत रूप से सुरक्षा बलों को किसी भी तरह से प्रदर्शन को कुचलने का आदेश दिया था। अगर आप अपना इतिहास जानते हैं तो जानते हैं, यही शब्द डेंग शियाओपिंग ने 1969 में अपने कमांडरों से कहे थे कि जरूरत हो तो किसी भी तरीके का इस्तेमाल करें। हमने हाल ही में इस पर बात की थी। इस कार्रवाई के पीछे जो मास्टरमाइंड था, उसने डेंग शियाओपिंग द्वारा दशकों पहले की गई कार्रवाई से प्रेरणा ली थी। इसी वजह से इस कार्रवाई का पैमाना इतना अंधाधुंध था। सुरक्षा बलों ने दादी नानी, बच्चों, जवानों, महिलाओं, खिलाड़ियों, डॉक्टरों और कलाकारों सहित सभी पर गोलियां चलाईं। वे जिसे भी देखते गोली चला देते थे। तो सवाल है, वे अब इससे कैसे निपट रहे हैं? वे झूठ बोल रहे हैं और आंकड़े भी सही नहीं रख पा रहे हैं। कुछ दिन पहले शासन ने गलती से माना कि करीब 5,000 लोग मारे गए। उन्होंने नहीं बताया कि किसने मारा, बस संख्या स्वीकार ली। 2 दिन बाद वे उस संख्या से पीछे हटने लगे और बोले, नहीं, सिर्फ 3,000 लोग मरे। सही संख्या 1,117 बताई गई। यह संख्या दिलचस्प है क्योंकि ईरान ने इसे कई बार इस्तेमाल किया है। साल 22 में उन्होंने दावा किया कि कोविड से 3,117 लोग मरे। फिर उन्होंने ये भी दावा किया कि शराब से जहर खाने से 1,117 लोग मरे। अब वे कह रहे हैं कि इन आतंकी हमलों में 3,117 लोग मारे गए। हर बार वही संख्या है। मेरा अंदाजा है, जो भी ये झूठ गढ़ रहा है उसकी एक पहचान है और इससे पता चलता है कि उनके इनकार कितने खोखले हैं। लेकिन ईरानी लोग समझ रहे हैं कि दमन कितना क्रूर है, चाहे शासन कुछ भी करे। युवा ईरानी लोग यह तरीका निकाल रहे हैं कि ईरानी शासन द्वारा लगाए गए इंटरनेट प्रतिबंधों को कैसे पार किया जाए, और वे VPN, स्टारलिंक, विदेशी सिम्स, जो भी तरीका हो सकता है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि खबरें बाकी दुनिया और देश के अन्य ईरानियों तक पहुंचाई जा सकें। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हुआ उसके खिलाफ बोल रहे हैं। यहाँ एक मौलवी बोल रहे हैं, कह रहे हैं, इंटरनेट प्रतिबंधों के बावजूद अलग अलग प्रांतों में प्रदर्शनकारियों की दर्दनाक और क्रूर हत्याओं के दृश्य धीरे धीरे प्रकाशित हो रहे हैं। यह संगठित नरसंहार की ओर इशारा करता है, जिसके और पहलू सामने आ रहे हैं। इस त्रासदी ने ईरान की जनता और शासकों के बीच गहरी अपूरणीय खाई बना दी है। जब मौलवी इसे त्रासदी और अपूरणीय खाई कहने लगते हैं तो शासन ने अपनी धार्मिक वैधता खो दी है। इस्लामी शासन की नींव जिस चीज पर थी, अब आयतुल्लाह का आखिरी दोस्त भी उन्हें बलि देने को तैयार है। व्लादिमीर पुतिन, जो नियमित रूप से अपने राजनीतिक विरोधियों की हत्या करते हैं, जो भी उनके खिलाफ जाता है उसे जेल में डाल देते हैं और इस समय यूक्रेनी नागरिकों पर बमबारी कर रहे हैं। लेकिन टेलीग्राफ के अनुसार
पुतिन के लिए ईरान में जो हुआ वह ज़्यादा था। सरकार ने विरोध को विदेशी हस्तक्षेप बताकर निंदा की, लेकिन पुतिन प्रशासन निजी रूप से इस्लामी शासन पर अमेरिका से बातचीत का दबाव डाल रहा है। पुतिन ने वार्ताओं में खुद मध्यस्थता की पेशकश की है, तो रूस सहयोगी को क्यों छोड़ेगा? इसका जवाब सीधा है। पुतिन की प्राथमिकता इस समय ट्रंप की नज़रों में अच्छा बने रहना है। उन्हें यूक्रेन पर एक समझौते की जरूरत है। वो नहीं चाहेंगे कि लगे वो ऐसे शासन का बचाव कर रहे हैं जिसने 30,000 लोगों का नरसंहार किया है। इसीलिए वो खुद को अलग कर रहे हैं। रूस के विदेश मंत्रालय को ईरान देखने दे रहे हैं और अपनी सत्ता बचाने पर ध्यान दे रहे हैं। रूस ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं चाहता, क्योंकि इससे उसकी दक्षिणी सीमा के पास अराजकता हो सकती है। पुतिन चाहते हैं कि मुल्ला सत्ता में रहें, लेकिन मदद नहीं कर रहे। सहयोगी की रक्षा महंगी हो तो रूस पीछे हट जाता है। हमने ये पैटर्न पहले भी आर्मेनिया, सीरिया, वेनेजुएला, अब ईरान में देखा है। दूसरी बार। मेरा ख्याल है बस इतना ही। मेरा नाम सैम है। अगले वीडियो में मिलेंगे। ऐसे वीडियो बनाने में दिक्कत है जहां कई ड्रोन स्ट्राइक दिखती हैं, भले ही कोई इंसान या रूसी सैनिक घायल न हो। यूट्यूब आमतौर पर हमारे वीडियो को डिमोनेटाइज या प्रतिबंधित कर देता है। दरअसल पिछले हफ्ते हमारे 4 युद्ध संबंधित वीडियो यूट्यूब के अनुसार डिमोनेटाइज हो गए थे। ड्रोन स्ट्राइक या फ्रंट लाइन फुटेज दिखाना विज्ञापनदाताओं को पसंद नहीं, इसलिए वीडियो प्रतिबंधित होते हैं। यही आधुनिक युद्ध की सच्चाई है, जिसमें यूक्रेनियन लड़ रहे और बचने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ये सब कवर करना जरूरी लगा, इसलिए हमने खुद का प्लेटफॉर्म बेसिक्स इनसाइडर शुरू किया, जिसे हमने खुद बनाया है और हम पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हमें अपने ड्रोन स्ट्राइक को ब्लर नहीं करना पड़ता, हमें अपनी फ्रंटलाइन फुटेज को ब्लर नहीं करना पड़ता, और हमें रूसी एयरबेस के तबाह होने को भी ब्लर नहीं करना पड़ता। इसके अलावा हम अपनी साइट पर कोई विज्ञापन भी नहीं चलाते। इस तरह हमें खुद को सेंसर नहीं करना पड़ता, सिर्फ इसलिए क्योंकि विज्ञापनदाता हमारे कवरेज से खुश नहीं हैं। हम साइट को विज्ञापनों से फंड नहीं करते, बल्कि आपके समर्थन से फंड करते हैं। तो अगर आप ऐसे कवरेज में रुचि रखते हैं और हमारी वीडियो बिना सेंसर के देखना चाहते हैं, साथ ही वो बोनस कंटेंट पाना चाहते हैं जिसे हम यहाँ YouTube पर अपलोड नहीं कर सकते, तो जरूर basicsinsider.com पर हमारे साथ जुड़ें। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। जुड़ने के बाद आप वह सारा कंटेंट देख सकते हैं जो हमने पहले ही अपलोड किया है, और वे सभी वीडियो भी जो हम भविष्य में अपलोड करेंगे। इसके अलावा आप हमारे कवरेज और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करेंगे, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सैम है और मैं आप सबसे अगली वीडियो में मिलूंगा।